हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की। तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था और हम पहुंच गए थे न्यूमेरिकल्स में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए थे, यानी 3 नंबर तक हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे। तो आज देखते हैं आज के लेक्चर में उसके आगे के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। तो आप अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो आप अगर समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक ही बार में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। और फार्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि हमने कल कहा था कि आपको जो फार्मूले हमने बताए हैं वो सभी आपको लर्न करने हैं, जिससे आपको आसानी रहे और अच्छे से समझ में आए ये न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, यानी जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको निकालना है लैम्डा, हमको दिया गया है डी, यानी कि जो झिर्रियाँ हैं, स्लिटें इन्हें कहा जाता है, झिर्री कह दें या स्लिट कह दें, तो इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.28 mm, इतनी इनके बीच की दूरी है। और जो पर्दा है यानी कि कैपिटल डी का मान यहाँ पर 1.4 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और उसमें आप क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्यूशन इधर देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है स्मॉल डी, यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा डी बराबर, यानी कि स्मॉल डी बराबर 0.28 mm। ये इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में ये हो जाएगा हमारा 28 × 10⁻³ मीटर। मीटर में हमने इसको चेंज कर लिया। और क्या दिया हुआ है, और दिया गया है पर्दे तक की दूरी। तो स्लिटों से पर्दे तक की दूरी क्या होती है, वो होती है कैपिटल डी। आपको टर्म्स अच्छी तरह से याद रखना है, जिससे कि आप मान अच्छे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। और अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मीटर में ही दिया हुआ है 1.4 मीटर। तो इसको हम एज इट इज रख लेंगे। फिर वहाँ पर क्या कहा गया है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किस प्रकार से आपको m का मान लेना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, यानी कि यहाँ पर जो m का मान है वो है 4, क्योंकि जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है ये m बराबर 0 से स्टार्ट होती है। और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज यानी कि mv, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो हमने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा है mv फ्रिंज के लिए, mv दीप्त फ्रिंज के लिए, तो उसमें m आता है हमारा, यानी m का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर m बराबर 4 हमने ले लिया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमने लिया। अब हमको क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से nv दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो वो हमने फॉर्मूला पढ़ा है xm बराबर कैपिटल डी एम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये हुआ फार्मूला। यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लैम्डा, और m का मान यहाँ पर हमको 4 दिया गया है, और xm की भी दूरी। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, हमने ध्यान नहीं दिया, यानी कि xm। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज व चतुर्थ फ्रिंज के बीच की जो दूरी है वो भी दी गई है, xm भी दी गई है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको बदल लेंगे हम मीटर में, तो 1.2 × 10⁻² मीटर। तो ये भी यहाँ पर दी हुई है। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है लैम्डा। तो हम लैम्डा बराबर यहाँ पर लिख लेंगे xm × d, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम रूप में बना लेंगे, और कैपिटल D × m। अब इसमें केवल हमको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर xm कितना है, 1.2 × 10⁻² इंटू स्मॉल d कितना दिया हुआ है, वो दिया है 0.28 × 10⁻³ अपान कैपिटल D का मान है 1.4 और m का मान 4। यहाँ से आप इसको जो है कैलकुलेशन पोर्शंस आप इसका कर सकते हैं। तो आप इसी से आगे कीजिएगा, जो निकलेगा आंसर लैम्डा वो निकलेगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर आएगा हमारा 6 × 10⁻⁷ मीटर, ये आ जाएगा। अब इसको हमको लिखना है किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ पर हमको लैम्डा मिल गया। हमको यही प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी थी। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या कह रहा है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, केवल एक संबंध आपस में हमको दिखाना है, यानी पथांतर भी दिया है, तीव्रता दी गई है। तो पहले कह रहा है कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर जहाँ पथांतर लैम्डा है तो तीव्रता के है, और तब तीव्रता क्या होगी जब पथांतर λ/3 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, तीव्रता और जो लैम्डा के बीच के जो आपस में रिलेशन है वो यहाँ पर हमको निकालना है। तो उसको करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले पथांतर दिया हुआ है क्या, लैम्डा, तब जो I1 है यानी तीव्रता है वो दी हुई है k, और पथांतर जब दिया गया है λ/3, यानी कि पथांतर हम x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर I2 हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो इतना दिया हुआ, तो हमारे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कलांतर और पथांतर में संबंध का फार्मूला तो हमने पीछे पढ़ा था, कलांतर और पथांतर में संबंध, तो वो होता है थीटा, यहाँ पर कलांतर है, थीटा बराबर 2π/λ इंटू एक्स। तो x यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पथांतर, और थीटा हो गया कलांतर। तो ये कलांतर पथांतर में होता है संबंध। तो अब हम यहाँ पर लेंगे थीटा1 बराबर 2π/λ इंटू, यहाँ पर क्या लेंगे, x की जगह लैम्डा, इसको हम x1 भी मान सकते हैं क्योंकि हम पहले वाले के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2π, यानी थीटा1 आ गया 2π। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लेंगे थीटा2, यहाँ पर 2π/λ, और x2 क्या है, x2 है λ/3। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2π/3। तो हमको थीटा1 मिल गया, थीटा2 मिल गया, थीटा1 थीटा2 हमको प्राप्त हो गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर तीव्रता का फॉर्मूला, जिसमें कलांतर भी शामिल है और तीव्रता भी शामिल है, क्योंकि हमको कलांतर पता है, तीव्रता पता है। तो यहाँ पर हमको आपस में जो है वो रिलेशन निकालना है, इसीलिए हम तीव्रता वाले फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, तो तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा था वितरण वाले चैप्टर में, परिणामी तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos थीटा। तो इसी में हमको रखना होगा, पहले हम रखेंगे थीटा1 कलांतर के लिए, थीटा की जगह जो हमारा मान निकला है वो 2 बार, यानी कि 2 बार इसका थीटा1 लेकर फिर थीटा2 लेकर, और यहाँ पर I1 I2 क्या है, I1 I2 है, यहाँ पर हम I1 I2 को समान लेंगे यानी बराबर मानेंगे। तो आगे करते हैं, I बराबर, तो ये हो जाएगा I + I, और इसको हम I डैश कर लेते हैं ताकि, क्योंकि ये भी I1 और I2 ये भी I हो जाएंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि परिणामी तीव्रता हमने I ली है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला अब हम इसी फार्मूले में रख रहे हैं, यानी ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसी में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम I डैश आपको दिखे तो वो समझ जाइएगा कि ये परिणामी तीव्रता है, और फिर हम आगे I1 I2 को I के बराबर ले लेंगे, यानी I + I 2I², और cos थीटा की जगह cos 2π। ठीक है, तो जो फाइनल सोल्यूशन निकला वो क्या निकला, तो I डैश बराबर 2I + 2I, और cos 2π क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा होगा 360, तो cos 2π 360 होता है, 360 + 0, और cos 0 होता है 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ना है। तो I डैश क्या आ गया, I डैश आ गया 4I, यानी परिणामी तीव्रता I डैश थीटा1 कलांतर के लिए कितनी निकली, 4I। और ये दिया हुआ है किसके बराबर, ये दिया हुआ है k के बराबर, क्योंकि हमको दी गई है पहली तीव्रता I1। तो ये हमने यहाँ पर लिया था थीटा1 कलांतर के लिए, अब हम लेंगे किसके लिए, थीटा2 कलांतर के लिए। तो हम यहाँ पर मानेंगे I डबल डैश बराबर, यहाँ भी होगा, यानी I + I + 2 √I², और cos 2π वहाँ पर रखा था, और यहाँ पर रखेंगे cos 2π/3, यहाँ पर हमने रख दिया। तब क्या आ जाएगा हमारा, I डबल डैश बराबर 2I + 2I और cos 2π/3,
यानी कि कास 120 अंश, और कास 120 अंश का मान होता है माइनस का 1/2। तो यहाँ से इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया किसके बराबर, आई के बराबर, क्योंकि केवल हमारा आई बचेगा। तो यहाँ पर 2 मिले हमको मान, यानी कि आई डैश का मान, आई डैश का मान हमको यहाँ पर मिला क्या, 4i, जो कि के बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। और आई डबल डैश का मान मिला हमको आई के बराबर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमने इसको मान लेना है, समीकरण 1 यही जो हमने लिखा इसी को समीकरण 1 हम मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से आई डैश बराबर k/4 हम यहाँ पर रख देंगे, यानी 4i बराबर है के। तो इसलिए ये जो 4 है इसको हम के अपान में ले जाएंगे, तो यहीं से हम बना लेंगे क्या, आई डैश बराबर k/4, ये हम यहाँ पर बना लेंगे। तो आई डबल डैश बराबर हो जाएगा k/4, क्योंकि आई डबल डैश जो दिया हुआ है वो है आई के बराबर, और आई का मान क्या है, आई का मान यहाँ पर निकल आया k/4। आई का मान कितना निकल आया, k/4। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, तो हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा इन दोनों में आपस में जो रिलेशन होगा वो होगा आई डबल डैश बराबर k/4। यानी पहली तीव्रता तो k है, लेकिन जब हम तीव्रता क्या कह रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा था उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता होगी k/4। और पहले कितनी थी, पहले थी k, और अब कितनी हो गई k/4। तो यही एग्जैक्ट आंसर निकलेगा हमारे क्वेश्चंस का। तो थोड़ा सा लंबा सवाल था, आपस में रिलेशन निकालना था, और कलांतर पथांतर में संबंध का जो फॉर्मूला है वो उसका यहाँ पर यूज किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कह रहा है, यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया है। तो 2 तरंग दैर्घ्य हमको यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, 650 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमको तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी चाहिए केंद्रीय उच्चिष्ट से, यानी कि हमको लैम्डा का मान भी दे दिया गया और एम का मान भी यहाँ पर हमको दे दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती हो, यानी जो दीप्त फ्रिंज है वो संपाती हो, तब न्यूनतम दूरी को हमको ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी का मतलब है हमको x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, xm का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद हम करेंगे बी नंबर क्वेश्चन। तो हम देखेंगे 6 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन। तो हमको सबसे पहले हम नोट करेंगे, हमको दिया गया है क्या है, तो हमको जो स्मॉल डी दिया गया है, यानी कि आपस में स्लिटों की दूरी 2 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी वो हमको दी गई है कैपिटल डी बराबर 1.20 मीटर। और हमको क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है λ1 बराबर 650 × 10⁻⁹ मीटर। हमने डायरेक्ट यहाँ पर नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, और λ2 बराबर 520 × 10⁻⁹ मीटर। तो दोनों तरंग दैर्घ्य जो हमारी दी हुई हैं उनको हमने आपस में चेंज कर लिया, और स्मॉल डी और कैपिटल डी भी हमको दिए हुए हैं। तो अब यहाँ से हम ए नंबर क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर हम लैम्डा कौन सा लेंगे, हम लेंगे लैम्डा 650 वाली, क्योंकि हमसे पूछा गया 650 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए तीसरे फ्रिंज की कोणीय उच्चिष्ट से दूरी क्या है। तो ए नंबर के लिए जो एम है वो भी दिया हुआ है 3। तो अब हम लगाते हैं फार्मूला यहाँ पर, XM बराबर डी लैम्डा अपान स्मॉल डी इंटू एम, और x का ही हमको मान निकालना है। तो XM बराबर हो जाएगा 1.20 इंटू लैम्डा, लैम्डा लेंगे 650 वाला इंटू 10⁹ और इंटू 3, और अपान में यहाँ हो जाएगा स्मॉल डी यानी कि 2 × 10⁻⁻3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमको मिलेगा एटलीस्ट, इसको कैलकुलेशन आप आगे कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो तीसरे फ्रिंज की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट से जो तीसरे फ्रिंज की दूरी है, तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है, उसमें कह रहा है कि केंद्रीय उच्च से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिज संपादी होती है, यानी कि तो फिर चलिए देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। और इसमें कैपिटल डी दिया गया, स्मॉल डी, तो पहले भी हमने उसको नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, संपाती कंडीशन में क्या करता है कि जो एमवी फ्रिंज है और λ2 की m+1v फ्रिंज है, दो फ्रिंज है और फ्रिंज संपाती हैं, मतलब इनका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे m+1/m बराबर λ1/λ2। ये हो गई हमारी संपाती की कंडीशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, λ1 λ2 हमको आपस में पता है, इसीलिए यहाँ पर हमको 2 लैम्डा दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1+1/m, अलग अलग उसका जो है डिवाइड कर देंगे। उसके बाद λ1 है 650 × 10⁻9 और नीचे है 520 × 10⁻⁻9। ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमको मिलेगा 5/4 हमको मिला 1+1/m। तो केवल 1/m क्या होगा, केवल 1/m होगा 5/4 - 1, यानी कि वो हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमको जो m मिल जाएगा वो हमको कितना मिल गया, तो 1/m बराबर 1/4। तो m बराबर हो जाएगा 4 और m बराबर हमको मिल गया। तो हमको m का मान ही ज्ञात करना था, बाकी हमको कैपिटल डी स्मॉल डी पता है, λ1 हमको पता है। तो अब दूरी का फार्मूला फिर लगाएंगे, xm यानी x4 चौथी के लिए, m d λ स्मॉल डी यानी कि 4 × 1.20 × 6 10⁻⁻9 और अपॉन में कर देंगे 2 × -3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो फाइनल आंसर यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको x4 बराबर 1.50 10⁻³ मीटर। ये हमको फाइनल यहाँ पर आंसर मिल गया। तो ये दो क्वेश्चन से आपस में ही ये कनेक्टेड थे, तो दोनों के माध्यम से हमने दोनों का आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट निकाल लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक द्विझिर्री प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। फिर पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, जल का अपवर्तनांक 4/3 लीजिए, यानी कि जल का अपवर्तनांक हमको 4/3 लेना है। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री दी हुई है और तरंग दैर्घ्य भी दी हुई है, निकालनी है हमको फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको दिया हुआ है कैपिटल डी, कौन सा नंबर है, 7 नंबर, कैपिटल डी हमको दिया हुआ है 1 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है λ यानी वायु में जो तरंग दैर्घ्य वो दी हुई है 600 नैनोमीटर। तो हम इसको तुरंत चेंज कर लेंगे मीटर में, यानी 6 × 10⁻9 600 × 10⁻⁻9 मीटर। या इसे ही और भी हम जो इसके जीरो हैं उनको हटा के उधर पावर कम कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है θ। इसका क्या मतलब है, तो हमको दिया हुआ है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई वायु में। ध्यान रखना है आपको, क्या दिया हुआ है, एक द्विझिरी प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए, तो अब जल में बाद में डूबेगा, यानी पहले तो वायु में होगा, इसीलिए θ हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 डिग्री। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है θW, तभी हम जान पाएंगे। अगर थीटा दोनों तरफ हमने लिख दिया तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कौन सा थीटा हमको दिया हुआ है, कौन सा थीटा निकालना है। इसीलिए हम इसको सफिक्स में लगा कर ये डिनोट कर लेंगे कि कौन सा वायु में है, कौन सा जल में है। तो ये हमको निकालना है यहाँ पर। और क्या दिया हुआ है, ANW दिया हुआ है, ANW दिया हुआ है 4/3, यानी कि अपवर्तनांक भी हमको दिया हुआ है। और निकालना क्या है, θW यहाँ पर हमको निकालना है। उसके पहले क्या करेंगे हम, उसके पहले यहाँ पर
तो हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे यानी जल में तरंग दैर्घ्य, क्योंकि जब तक हमको जल में तरंग दैर्घ्य नहीं प्राप्त होगी। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर लैम्डा अपान डी। तो लैम्डा हमको, अगर हमको थीटा निकालना है डब्लू, तो हमको लैम्डा डब्लू भी पता होनी चाहिए, और ये हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको अपवर्तनांक दिया हुआ है, लैम्डा ए दी हुई है। तो अपवर्तनांक यानी कि n बराबर हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा ए अपान लैम्डा डब्लू। तो लैम्डा डब्लू बराबर लैम्डा ए अपान एन। तो लैम्डा ए 600 × 10⁻⁹ अपान 4 और बाई 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, और यहाँ से ये आ जाएगा, हमको मिल जाएगा 450 × 10⁻⁹ मीटर। ये आ गई लैम्डा डब्लू, मतलब जल में तरंग दैर्घ्य। जल में तरंग दैर्घ्य हमको पता है, और उधर डी आपस में जब हम करेंगे भी, और स्मॉल डी तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हमको अगर फार्मूला रखना तो हमको डी को एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए हमको दोनों चीज़ें लेनी होगी, यानी थीटा डब्लू और थीटा ए भी लेना होगा। तो इनका एक अनुपातिक रूप लेते हैं, यानी थीटा डब्लू अपान थीटा ए बराबर लैम्डा डब्लू अपान लैम्डा ए, क्योंकि वहाँ पर डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना क्या है, थीटा डब्लू। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लैम्डा डब्लू इंटू थीटा ए अपान लैम्डा ए, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। तो लैम्डा डब्लू हमने कितना निकाला है, 450 × 10⁻⁹। थीटा ए हमारा कितना है, तो थीटा ए हमारा दिया हुआ है, और लैम्डा ए सभी देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है। तो लैम्डा ए हमारा दिया हुआ है 600 × 10⁻⁹, और जो थीटा ए है वो हमारा दिया हुआ है 0.2 डिग्री। ठीक है, तो 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कटा, और इधर यानी कि क्या हो गया, आगे यहाँ सबको कैंसिल करेंगे, सरल करेंगे। उसके बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा थीटा डब्लू बराबर 0.15, और ये यहाँ पर डिग्री हम लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा एट लास्ट आंसर। जो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या है, तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होगी 0.15 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो हमने ब्रूस्टर नियम का जो फार्मूला है वो आपको पढ़ाया था, वैसे ब्रूस्टर के नियम का जो डिटेल है, डेरिवेशन है, फार्मूला जो निकालने की विधि है, वो सभी कुछ हटा दिया गया है। 30% सिलेबस कम में, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया तो हम ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ होते नहीं हैं। केवल फार्मूले में आपको मान रखना है यहाँ पर, क्योंकि n बराबर tan IP इसका फार्मूला होता है। तो n का मान दिया है, IP हमको निकालना है, ब्रूस्टर कोण निकालना है। तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो n दिया हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमको IP निकालना है, तो हम tan इनवर्स n कर लें यहाँ पर। तो IP बराबर हो जाएगा tan इनवर्स n दिया हुआ है कितना, 1.5। तो यही होगा इसका आंसर। और अगर 1.5 का मान आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो उसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जो वहाँ पर दिया गया हो, क्योंकि वो खुद देगा कि कौन सा मान आ रहा है, क्योंकि हमको सभी मान रटे हुए नहीं होते। हमको 30, 45, 60 तो पता होता है, लेकिन हमको 1.5 में पता नहीं होगा tan का मान कितना होता है। इसीलिए इसको इस प्रकार से करते हैं। छोटा सवाल था, सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि है 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति क्या है, आपतन कोण के लिए किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से अगर समझते हुए चलेंगे तो अच्छे से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो इसमें हमको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, यानी एक आपतन कोण का भी मान निकालना है। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर हमको 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमको दिया गया है लैम्डा, जो कि है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁷ मीटर।
यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा मीटर में। उसके बाद वायु में प्रकाश की चाल हम सभी लोगों को पता ही होती है, तो हमको क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। तो हमें आप सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं आवृत्ति, यानी कि न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, और सी हमको पता ही रहता है हर समय 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपान 5 × 10⁻⁻7। ऊपर लाएंगे 30 कर लेंगे, और इधर 8 7 15, 15 में 1 0 उधर चला गया, तो ये हो गया 14/5, यानी कि जो हमारी आवृत्ति आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई न्यू बराबर 6 × 10⁻4 हर्ट्ज। हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही मात्रक अपनी जगह पर सही है। तो हम न्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक जो तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपतित परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में होंगी, यानी आपतित और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों सेम माध्यम में होंगी, सेम मीडियम यानी कि वायु में सेम माध्यम में होंगी, आपतित तथा परावर्तित किरण दोनों ही। तो इसका मतलब क्या है, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था पीछे, आपको याद होगा, तो हमने उसमें क्या बताया था कि जब परावर्तन की कंडीशन आए यानी परावर्तित किरण की कंडीशंस आए तो वहाँ पर लैम्डा अनचेंज्ड रहता है, लैम्डा अनचेंज्ड रहता है। तो इसका क्या मतलब है, तो लैम्डा हमारा निकला नहीं, हमने तरंग दैर्घ्य हमको निकालना भी था, इसीलिए जो हमारी तरंग दैर्घ्य होगी परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर होगी, यानी लैम्डा का मान हमको 5000 जितना दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रॉम वही सेम होगा, वही हमारा ये होगा लैम्डा का मान यहाँ पर, क्योंकि परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बराबर होती है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से। अब हमको आवृत्ति हमारी आ गई, और क्या आ गया, और हम लैम्डा हमको प्राप्त हो गया। और हाँ, वो तो ऊपर आई थी आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति थी वो आई थी, और यहाँ पर क्या निकालना है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति, वो भी सेम होगी, यानी लैम्डा होगा हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम, और न्यू हमारी निकल आई 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो जब सब कुछ बराबर है, यानी कि परावर्तन कोण बराबर होगा किसके, अपवर्तन कोण के, यानी कि R बराबर I, ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि परावर्तन कोण R आपतन कोण I के बराबर हो जाएगा, और परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत है। और जब परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत है तो हम एक कंडीशंस बनेगी हमारी I + R बराबर 90, लेकिन R और I बराबर हैं ऊपर ही हमको पता है, तो I + I बराबर 90, तो 2I बराबर 90 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल आपतन कोण आ गया, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो आ गया I बराबर 45 डिग्री, यानी कि आंशिक जो हमको आपतन कोण मिला वो 45 डिग्री ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 mm आकार के द्वारक तथा 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू हो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप ये ही नहीं जान पाएंगे कि हमको निकालना क्या है अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हमको यहाँ पर लैम्डा दिया गया है 400 नैनोमीटर, और क्या दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर दिया गया है डी, यानी कि द्वारक का आकार। तो डी हमको दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, निकालना क्या है ये हम जान ही नहीं पाएंगे। और अगर हमने आपको वहाँ पर पढ़ाया था अभी लास्ट वाले लेक्चर में फ्रेनल दूरी पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था किरण प्रकाश की वैधता, उससे ही कहते हैं फ्रेनल दूरी, किरण प्रकाश की वैधता भी वही होती है, इसीलिए तरंग दैर्घ्य प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होती है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है अपनी तरफ से कि यहाँ पर फ्रेनल दूरी की बात की गई है, तो हमको फ्रेनल दूरी का वही फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना होगा। अगर हम यही नहीं जानते किरण प्रकाश की जो वैधता है वो किसे कहते हैं फ्रेनल दूरी, तो हमको फार्मूला ही पता नहीं चलेगा और हम सवाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है और अपने थ्योरी पोर्शन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कि आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकें। अब इसे यहीं पर सॉल्व करते हैं, यानी कि जो फ्रेनल दूरी है वो यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा, कितने नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है।
10 नंबर क्वेश्चन जिसमें हमको दिया हुआ है लैम्डा दिया हुआ है हमको 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर दिया हुआ है लैम्डा। तो 400 नैनोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया हमारा लैम्डा। और उसके बाद दिया हुआ है डी, स्मॉल डी दिया हुआ 4 × 10⁻³ मीटर। सॉरी, ये ऊपर जो नैनोमीटर में हमने इसको इसे चेंज कर लिया, ये नहीं होगा, ये होगा 4 × 10⁻⁷ मीटर, ये होगा 400 नैनोमीटर का। और इधर डी स्मॉल डी दिया हुआ 4 × 10⁻³ मीटर। इतना केवल हमको दिया हुआ है। निकालना है फ्रेनल दूरी यानी कि ZF का मान, ZF निकालना है, वही होती है किरण प्रकाशिकी की वैधता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्च से θ1 कोण पर प्राप्त होता है। तब हम जो हमारा होता है d sin θ बराबर m लैम्डा, तो m बराबर तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा θ बराबर λ/d। ये यहाँ पर उसी फार्मूले से आया है, यानी कि d sin θ बराबर m लैम्डा वाले फार्मूले से ही मिला है, क्योंकि sin θ मान छोटा होता है, θ छोटा है, तो sin θ1 बराबर यानी कि sin θ बराबर θ यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे हम, θ बराबर λ/d आ गया। अब पर्दे की रेखा छिद्र से दूरी कैपिटल D है रेखा छिद्र से दूरी, और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर d θ, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं d λ/स्मॉल d। तो अब क्या करना है, माना किरण प्रकाश की अधिकतम ZF दूरी तक लागू होती है। तो वो हमने बताया किरण प्रकाश की जो वैधता है वही फ्रेनल दूरी है, यानी ZF दूरी तक ही लागू होगी जो किरण प्रकाश की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि d जो ये दूरी दी हुई है यही है फ्रेनल दूरी, तो इसको हम d बराबर ZF मान लेंगे और x बराबर d, क्योंकि x और d बराबर ही हमने फिगर में देखा था जब डेरिवेशन किया था फ्रेनल दूरी का। अब यहाँ पर लगा देते हैं फ्रेनल दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है ZF बराबर d² तो d यहाँ पर हमको पता है कितना है, d यहाँ पर d दिया हुआ 4 × 10⁻³ इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और लैम्डा दिया हुआ है 400 × 10⁻⁹। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁶/400 × 10⁻⁹। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ गया, आंसर है वो एटलीस्ट आ गया ZF बराबर 46 मीटर। 40 मीटर तो यानी जो फ्रेनल दूरी है, या ये कह लें कि किरण प्रकाश की सन्निहित रूप से लागू होती है, तो उस दूरी का जो आकलन करना है तो वो दूरी आ गई है हमारी 40 मीटर। 40 मीटर वो दूरी आ गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए, 10 नंबर तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब इसमें 11 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 11 क्वेश्चन जो कि हम एक लेक्चर में, और ये जो पूरी यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी, पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं। आप देख भी रहे होंगे एक क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आप इसी तरह से आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं, और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।